हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। आज हम बात करेंगे सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे इन शादियों से पैदा होते हैं, वॉइड शादियाँ और वॉइडेबल शादियाँ, उनकी लेजिटिमेसी के बारे में लॉ क्या कहता है। ठीक है, तो सेक्शन 16 का नाम है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस। सिंपल सी बात है कि लॉ ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो, कि शादी नल एंड वॉइड है अंडर सेक्शन 11। ऐसी शादी के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो लेजिटिमेट होगा अगर वो शादी वैलिड होती, तो अगर उस तरीके से शादी हुई होती। ठीक है, और सेक्शन 12 कहता है कि अगर वॉइडेबल मैरिज थी सेक्शन 12 के अंडर और डिग्री ऑफ नलिटी दे दी गई है, तो जो भी चाइल्ड उससे पहले कंसीव हुआ था डिग्री के पहले, वो भी लेजिटिमेट होगा। इन शॉर्ट, एक लाइन में अगर मैं आपको बोलूँ तो कोई भी बच्चा अगर वो एक वॉइड शादी से पैदा हुआ है, वॉइड और वॉइडेबल हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर कोई शादी ऐसी है जो कहने को तो पूरी तरह से शादी की गई थी, पर सेक्शन 11 के अंडर वो शादी नल एंड वॉइड है और डिक्लेयर कर दी गई है, उससे बच्चे की लेजिटिमेसी पे, उसके जायज़ नाजायज़ होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो लेजिटिमेट ही रहेगा। और अगर कोई शादी ऐसी है जो सेक्शन 12 के अंडर वॉइडेबल मैरिज है और डिग्री ऑफ नलिटी भी पास कर दी गई है, वॉइडेबल आपको याद होगा वो वैलिड शादी होती है जब तक उसके खिलाफ डिक्री पास ना की जाए, तो अगर उसके खिलाफ डिक्री भी पास कर दी गई है तो भी वो बच्चा जो उस शादी में डिक्री पास होने से पहले कंसीव हो चुका है, पैदा हो चुका है, वो लेजिटिमेट ही रहेगा। देखो, इस कानून का मेन पर्पस ये था कि किसी भी फॉल्टी मैरिज की वजह से या किसी इंसान की गलती की वजह से अगर जैसे उसने दूसरी शादी की है तो वो उसकी अपनी जिम्मेदारी है, उसका असर एक बच्चे पे नहीं आना चाहिए, उसका असर एक बच्चा इस पे नहीं झेल लेगा कि वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है या वो लेजिटिमेट है, क्योंकि उस बच्चे की कहीं पे कोई गलती नहीं थी, राइट। तो ये लॉ का मेन पर्पस यही था, टू एंश्योर दैट द चाइल्ड डज नॉट सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ फॉल्टी मैरिज। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग that a marriage is null and void under section 11. Section 11 talks about void marriages. Okay, any child of such marriage, ऐसी शादी का कोई भी बच्चा जो सेक्शन 11 के अंडर null and void है, who would have been legitimate if the marriage had been valid, अगर वो शादी वैलिड होती तो वो बच्चा जायज़ होता, एज इन लेजिटिमेट होता। तो ऐसी शादी जो वैसे तो वैलिड होती, प्रॉपर यानी तरीके से हुई है, वैलिड है और उसका बच्चा लेजिटिमेट माना जाता, पर बिकॉज ऑफ सेक्शन 11 वो नल एंड वॉइड हो गई है, तो वो बच्चा लेजिटिमेट ही माना जाएगा। ठीक है, चाहे वो शादी एक्ट आने के पहले हुई हो या बाद में हुई हो, चाहे डिग्री ऑफ नलिटी ग्रांट हुई हो या ना हुई हो, whether or not the marriage is held to be void otherwise than a petition under this act, कि भले पिटिशन इस एक्ट के अंदर पास हो ना हो, वो शादी लेकिन void मानी जा रही है। इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक आदमी है, ठीक है, दिस इज़ द मैन, इसकी एक शादी हो रखी है, इसकी वाइफ है, ठीक है, इसकी एक दूसरी वाइफ है, ओके, इसने दूसरी शादी कर ली, ये लिविंग थी, ओके, लिविंग स्पाउस, एंड ये लीगल प्रॉपर वैलिड मैरिज थी। इस वजह से ये शादी जो है ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाती है, पर इस शादी से भी इसे एक बच्चा है, ठीक है, और मान लो इससे भी एक बच्चा है, ओके, ये 1 ये 2, तो ये बच्चा तो देखो लीगल शादी से हुआ है, लीगल शादी है, प्रॉपर लिविंग वाइफ है, तो ये तो हर हाल में लेजिटिमेट है। दुनिया ये पूछती इस बच्चे का क्या, क्योंकि ये शादी ही आप कह रहे हो कि वॉइड है, तो उन्होंने कहा नहीं, शादी अगर ये मान लो ये सिचुएशन ना होती तो ये शादी वैलिड होती ना, तो इसमें इस बच्चे की थोड़ी गलती है, इसलिए ये बच्चा लेजिटिमेट ही रहेगा। समझे। अब सेक्शन 12 की इधर जो सेकंड पॉइंट ये बोलते हैं कि ऐसे ही सेम सिचुएशन अगर सेक्शन 12 की बात करेंगे और उसके अंडर ये शादी वॉइडेबल है, मतलब कि वैसे शादी वैलिड थी बट कुछ कंडीशंस है जिसकी वजह से वो वॉइडेबल है, और कोई चाहे दोनों स्पाउसेस में तो डिग्री ऑफ नलिटी पास करवा के उसे वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है, शादी को एनल करवा सकते हैं, ठीक है। और डिग्री ऑफ नलिटी कोई पास करवा लेता है तो भी कोई भी द चाइल्ड दैट हैज़ बीन बिगॉटन और कंसीव्ड बिफोर द डिग्री, वो लेजिटिमेट ही रहेगा, ठीक है। तो और एक बात क्या कही गई नेक्स्ट, मैरिज नल एंड वॉइड है अंडर सेक्शन 11। सीधे से सिंपल सी एक बात अगर हम बोलें, इसका कंक्लूजन इसका, अगर सेक्शन 11 के अंडर नल एंड वॉइड है या सेक्शन 12 के अंदर वॉइडेबल है और एनल्ड है, एनी चाइल्ड फ्रॉम सच मैरिज, चाहे वो पहली कंडीशन हो या दूसरी, उसको जो है
नो राइट्स इन प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन अदर दैन द पेरेंट्स। ये अब थर्ड पॉइंट हो गया कि ऐसा जो बच्चा है, जो हमने यहाँ पे ये सिचुएशन देखी थी, ये बच्चा जो है, अब मान इस आदमी के, देखो इस आदमी के अपने पेरेंट्स भी होंगे, राइट। बेसिकली इन बच्चों के दादा दादी मान लो, तो नॉर्मली इस बच्चे का हक तो इनकी प्रॉपर्टी में भी होता है, राइट। तो अब क्या बोला है, ये लेजिटिमेट है, इसका हक अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में भी है और दादा दादी की प्रॉपर्टी में भी है। ये जो बच्चा है लेजिटिमेट तो है, पर इसका हक किसी की प्रॉपर्टी पे नहीं होगा सिवाय अपने माँ बाप के। तो ये जो इसके फादर हैं और इसकी अपनी मदर हैं, इनके अलावा किसी की प्रॉपर्टी पे इसका हक नहीं होगा। बेसिकली ख़ानदान की प्रॉपर्टी पे हक क्लेम नहीं कर सकता। लॉ उसे लेजिटिमेट मानता है, बट प्रॉपर्टी पे राइट नहीं देता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि चाहे ये कंडीशन हो सेक्शन 11 वाली या 12 वाली, ऐसा बच्चा तो लेजिटिमेट होगा, बट नो राइट्स इन प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन अदर दैन देयर ओन पेरेंट्स। एक केस है यहाँ पे रेवन सिद्धप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन 2011। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम वॉइड और वॉइडेबल मैरिज एंटाइटल्ड टू अ शेयर इन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स। अपने माँ बाप की जो बनाई हुई प्रॉपर्टी है उस पर उसका हक है, ठीक है। और इसका पर्पस क्या था इस एक्ट का, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ फ्लॉड मैरिज। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से दोबारा समझ लेते हैं, जस्ट टू बी क्लियर कि हमें क्लैरिटी है। देखो ये हैं ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, ये हो गए ग्रैंड पेरेंट्स, इनका एक बेटा है, ये हो गया हस्बैंड, ओके। इसकी एक वाइफ है, वाइफ 1, इससे इसको एक बच्चा है, चाइल्ड 1। इस आदमी ने दूसरी शादी कर ली जबकि इसकी पहली वाइफ जिंदा थी, तो यानी इसने काइंड ऑफ चीटिंग की है, अडल्ट्री भी बोल सकते हो, बट ये शादी वॉइड है। चीटिंग क्या, इसने शादी की बट वॉइड शादी है ना। इस शादी से इसे फिर एक बच्चा हो गया, चाइल्ड 2। अब लॉ ये कहता है ये बच्चा भी लेजिटिमेट है, ये तो है ही है हर हाल में। इसकी बात करें तो है तो ये वॉइड शादी से, पर ये बच्चा लेजिटिमेट ही रहेगा, ओके। पर इस बच्चे को जब प्रॉपर्टी की राइट्स की बात करेंगे, अपनी माँ की प्रॉपर्टी में हक होगा, अपने फादर की खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी में हक होगा, और अपने ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे भी हक होगा। बट ये जो बच्चा है इसका हक सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी और पापा की खुद की कमाई हुई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे हक होगा, फैमिली वाली या किसी और की प्रॉपर्टी पे हक नहीं होगा। ये एक्ट इतनी बात करता है। तो हमने इस एक्ट में 3 बातें सीखी। सेक्शन 11 के थ्रू के अंडर अगर शादी वॉइड है और बच्चा पैदा हुआ है तो वो बच्चा लेजिटिमेट होगा। सेक्शन 12 के अंडर अगर शादी वॉइडेबल है और तब एक बच्चा पैदा हुआ है डिग्री एनलमेंट की डिग्री पास होने के पहले, वो भी लेजिटिमेट है। और अगर इन शादियों से जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको प्रॉपर्टी राइट्स सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में मिलेंगे, ओके। तो इसमें इतना ही है, हम आगे और लेक्चर्स में आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।